स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एकता का एक नया फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला कहता है कि हिंदू मुस्लिम एक है, क्योंकि जो मुस्लिम हैं वो भी हिंदू ही हैं और ऐसे लोगों की घर वापसी की मुहिम तेज होनी चाहिए। मुस्लिमों की घर वापसी हो जाएगी तो एकता और समानता का पैमाना सही हो जाएगा। मोहन भागवत ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी एक साइंटिफिक रास्ता बताया। कहा हिंदू 3 बच्चे पैदा करें, इससे सेहत भी सुधरेगी, हिंदुओं का अस्तित्व भी बचेगा, क्योंकि बच्चे अगर 3 से कम हुए तो समाज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मोहन भागवत के ऐसे बयानों पर विपक्ष से लेकर मुस्लिम मौलानाओं तक ने आपत्ति जताई। उनका दावा है कि ऐसे बयानों का मकसद समाज को बांटना है। एकता के नाम पर घर वापसी कराने की धमकी है। मतलब यह कि मोहन भागवत मिलाने के नाम पर भड़काने का काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या मुसलमानों की घर वापसी का देश में एजेंडा चलेगा? सवाल यह भी कि हिंदू मुस्लिम को एक कहना भी सियासी फसाद की बात हो गई है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ हैं विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी। हमारे साथ हैं मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और फराज किदवई जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। लखनऊ में ये फॉर्मूला सुझाया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने। कैसा लगा आपको ये फॉर्मूला, जिससे समाज में शांति भी रहेगी, एकता भी रहेगी और समानता भी रहेगी? प्राची जी, देखिए, मोहन भागवत जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। बहुत अच्छे आदमी हैं वो और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं। मगर क्या मोहन भागवत जी को आप, उनके जो बयान होते हैं उनको आप सीरियसली लेती हैं? कम से कम मैं तो नहीं लेता हूं, और भारतीय जनता पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती है। अब आप कहेंगी प्राची जी कि आप तो सीरियसली नहीं लेते हैं तो चलता है, मगर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सीरियसली लेती है? मैं आपको एक बात बताता हूं प्राची जी, चेक कराइएगा आप। मोदी सरकार ने सन 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था और उस हलफनामे में यह माना था कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस से यह पता चलता है कि बच्चों की एक निश्चित संख्या के लिए कोई भी जबरदस्ती, मैं फिर से बोल रहा हूं, उस हलफनामे में यह लिखा था कि बच्चों की एक निश्चित संख्या के लिए कोई भी जबरदस्ती काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है and that leads to demographic distortions। ये मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। तो अब एक बात बताइए कि जो सरकार आज की तारीख में है, जो कहा जाता है कि आरएसएस के रहमो करम पर जो बनी है, जो चल रही है, वो सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा एक दे रही है और मोहन भागवत जी दूसरी तरफ ऐसी बात कर रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 चीजें और बताता हूं प्राची जी कि मैं क्यों आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता हूं। के सुदर्शन जी थे, सब लोग जानते हैं। एशियन एज 18 जुलाई सन 2004 में या कब ये छपा था, के सुदर्शन जी ने कहा था कि द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म एंड फ्री सेक्स विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल टू वेस्ट। क्या आप इनकी इस बात से सहमत हैं? आगे बढ़िए। गोलवरकर साहब फरमाते हैं, आपके जैसी जो हमारी हिंदू बहनें हैं या हिंदू भाई आरपी सिंह की तरह जो हैं, कि द एजुकेटेड क्लास ऑफ हिंदू बिकम इन ट्रूथ स्लेव्स ऑफ द इंग्लिश, दे हैड कट देयर ट्रेसेस, देयर फूटिंग इन द नेशनल जी, फिर तो बहस ही खत्म हो जाती है ना। जब आप सीरियस नहीं लेते मोहन भागवत साहब को या उनके किसी भी बयान को अगर आप सीरियस नहीं लेते हैं, तो फिर क्यों बार बार आरोप लगाते हैं कि नफरत की राजनीति, नफरत की राजनीति? फिर क्यों बार बार ऐसे बयानों को लेकर एक जंग सी छिड़ जाती है, खोड़ सी लग जाती है विपक्षी नेताओं के बीच में कि कौन इसका काउंटर अटैक करेगा, कौन इसका काउंटर अटैक करेगा? बोलने दीजिए फिर तो भाई, उनकी भी स्वतंत्रता है, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो रख देंगे। जब आप सीरियसली नहीं लेते हैं, बकौल आपकी ही बातें मैं कह रही हूं, आप अगर सीरियस नहीं लेते हैं तो वो 3 बच्चे की बात कहें या मुसलमानों के घर वापसी की बात कहें, फिर तो आपको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अब सुनिए, हाँ बोलिए। प्राची जी सुनिए, तो सीरियसली मैं लूं ना लूं वो इररिलेवेंट है। मोदी सरकार नहीं ले रही है, मोदी सरकार ने ये एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, भाई आप चेक करिए।
तो जब मोदी सरकार सीरियसली नहीं ले रही है तो मैं कौन होता हूं सीरियसली और नॉन सीरियसली लेने वाला। दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए कि मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आदरणीय मोहन भागवत जी की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वो अपनी बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मैं 2-3 आपके उनको बयान बताता हूं। 2015 में बिहार की धरती से उन्होंने कहा था कि इस देश में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना आप फराज किद भाई जी। मैं कह रही हूं फिर तो बहस ही खत्म हो जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जो नहीं करती है, वो तो भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ दीजिए। यहाँ तो आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए, और जब आप सीरियसली ही नहीं लेते हैं ऐसे बयानों को, तो इस पर फिर बहस क्यों करते हैं? ऐसी बहस में फिर क्यों कूद जाते हैं? इन बयानों का काउंटर अटैक फिर क्यों करते हैं? और मैं तो तारीफ कर रही हूँ फराज किद भाई जी, आपका देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोगों की ट्रोल आर्मी आप ही के पीछे पड़ जाए। आज आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर तारीफ कर रहे हैं मोहन भागवत साहब की। क्या कहते हैं विपक्ष के नेता मोहन भागवत जी को? आपको पता होगा, एक एक लाइन आपको पता होगी। तो मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ भाई, हिम्मत की दाद दे रही हूँ आपकी कि आप यहाँ आकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें सुलझे हुए समझदार व्यक्ति मान रहे हैं। देखिए प्राची जी, हम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में हैं। ठीक है सर। हमको यह सिखाया गया है नेताजी ने और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कि अपने से बड़ों की इज्जत करो, उनका सम्मान करो। वैचारिक मतभेद होना अलग बात है, मनभेद होना अलग बात है। तो प्राची जी, मैं फिर से आपसे ये बोल रहा हूं, लेकिन लग रहा है ना कि शिक्षा सिर्फ आप ही को दी गई है, बाकी आपकी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको भी सिखाइए ना, उनको भी बताइए कि नेताजी क्या सिखा कर गए हैं। खैर, आपने जो बातें कही हैं, फैज खान साहब स्टूडियो में मेरे साथ हैं, उनका इंतजार में कर रही थी। मैं आप ही से जानना चाह रही हूँ फैज खान जी, ऐसी बहस समय समय पर क्यों छेड़ी जाती है? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये इस बयान के मायने क्या हैं कि मुसलमान हैं, तमाम जो हिंदू हैं, हिंदू भाई जो हैं, वो जो मुसलमान हैं जितने भी इस देश के, वो हिंदू हैं और धीरे धीरे घर वापसी होनी चाहिए, 3 बच्चे हिंदुओं के होने चाहिए। प्राची जी, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज मैं नहीं बोलूंगा, मैं आप ही से क्वेश्चन करूंगा। अब ये शो खत्म होगा तो उसके बाद आप कहाँ जाएंगी? ये पूरी ड्यूटी करके उसके बाद कहाँ जाएंगी आप? जहाँ सब जाते हैं सर, घर। बस बात खत्म हो गई, हो गया मेरे क्वेश्चन का, हो गया। मोहन भागवत जी ने जो बात कही, भाई आप कहीं भी घूमो, किसी गली में जाओ, कूचे में जाओ, जॉब करने जाओ, वेंडर हो, ठेला ढकेलो, अपने ऑफिस में जाओ, कुछ भी करो, फाइनली आपको जाना कहां होता है? घर जाना होता है। यही तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं। आप अपने पूर्वजों की तलाश करने सऊदी अरब चले जाओ, आप मिस्र चले जाओ, आप किसी और युगांडा चले जाओ, सूडान चले जाओ, सोमालिया चले जाओ, ईरान चले जाओ, चीन चले जाओ, जापान चले जाओ, कहीं चले जाओ, पता चलेगा जी आपका नाम क्या है? भट्ट है, भाटी है, चौहान है, चौधरी है, बट है, गुजर है। ये सब मुसलमानों के सरनेम होते हैं? नहीं साहब, ये सब हिंदुओं के सरनेम होते हैं। आप भटक गए, आप घर से बाहर हो, वो वही तो कह रहे हैं कि कम से कम मानसिक रूप से तो घर के अंदर आ जाओ। कम से कम इस बात को तो मान लो कि आप किसी विदेशी की संतान नहीं हो भाई, आप यही भारतीयों की संतान हो। और हवन करवा के, मुंडन करा के घर वापसी फिजिकली ना करो, मानसिक तो कर लो। कम से कम पाकिस्तान जिंदाबाद कहना तो छोड़ दो, कम से कम फिलिस्तीन जिंदाबाद और भारत माता की जय नहीं कहूंगा ये कहना तो छोड़ दो। पहले तो मानसिक घर वापसी की बात है। अब फराज भाई ने एक बात कही कि मोहन भागवत जी को सीरियस नहीं लेता, तो सुनिए, मोहन भागवत जी ने कहा इस्लाम था, है और रहेगा, और ये मोहन भागवत जी की बात को सीरियस नहीं लेते, यानी कि इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। मोहन भागवत जी वो जो व्यक्ति हैं, वो सर्वधर्म समादर को लेकर चलते हैं। और फिर कह रहा हूं, सबसे पहले मानसिक घर वापसी कीजिए, फिजिकल घर वापसी बात की बात है। मोहन भागवत जी भी मानसिक घर वापसी। लेकिन फैज खान जी आपने मुझसे एक सवाल पूछा, रहे ये तो मैं डिसाइड करूंगी ना कि मेरा घर कहां है, कौन सा है और मुझे कहां पर जाना है। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मेरा घर कौन सा है और मैं किस घर में जाऊंगी? ये तो मेरा देश। तो आप ये कैसे तय करेंगे कि मेरा घर है या किसी और का घर है? मैं अपने ही घर जाऊंगी, मेरा घर कौन सा होगा, मेरा घर कौन सा होगा, ये तो मैं खुद डिसाइड करूंगी ना। मैंने तो आपसे केवल एक प्रश्न किया, कहां जाएंगी? घर, जाहिर बात है अपने घर जाएंगे। मेरा घर कहां होगा, कौन सा होगा, ये डिसाइड करने वाली तो मैं हूं ना। तो इस देश में कौन किस धर्म का होगा, किस मजहब को फॉलो करेगा, ये डिसाइड करने वाला हमारा संविधान अधिकार देता है ना। उन्होंने भी घर वापसी कहा ना, उन्होंने थोड़ी कहा कुछ।
घर वापसी का जिसको लगेगा मेरा घर हिंदुस्तान है, मानसिक रूप से हिंदुस्तान में आ जाएगा, अभी मानसिक रूप से सऊदी अरब में हिंदू मुस्लिम की बहस में, अब हिंदू मुस्लिम की बहस में अब तो आपने एक नई बहस छेड़ दी ना, इस देश का मुसलमान क्या इस देश हिंदुस्तान का रहवासी नहीं है क्या? फैसला अरे भाई, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा और जय फिलिस्तीन बोलूंगा, कौन सी विचारधारा है? मानसिक रूप से आज भी आप अपने पूर्वज फिलिस्तीन में तलाश रहे हो, गाजा में तलाश रहे हो, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। मानसिक रूप से तो मोहम्मद फैज खान मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भारत में है, भारत मेरा घर है। कई लोग शरीर से यहाँ है, आत्मा से यहाँ नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा काउंटर बहुत देर से फराज जी करना चाह रहे हैं, फिर बाकी मेहमान है सर, मुझे चर्चा में लेकर आना, जल्दी से बोलिए। हाँ, छोटा सा, हाँ बिल्कुल, 20 सेकंड्स। मैं आपके माध्यम से आपके जरिए एक बात कहना चाहता हूं कि जो घर वापसी की ये जो प्रक्रिया है वो फैज खान जी शुरू करें, अपने को, अपनी माता जी को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने बहनों को, सबको ये घर वापसी करवाएं और फैज खान की जगह कोई शर्मा, वर्मा, बिल्कुल घर में हूं मैं। खुली चुनौती देता हूं, आप लोगों को घर वापसी की जरूरत है। आप लोग अपने पूर्वज विदेशों में तलाशते हैं, पाकिस्तान में, ईरान में तलाशते हैं। मैं बिल्कुल घर के अंदर हूं, जो ऑलरेडी घर में है उसे घर वापसी की क्या आवश्यकता? मैं घर के अंदर हूं साहब, और मोहन भागवत जी भी यही कह रहे हैं, मानसिक रूप से घर के अंदर आ जाइए। छोड़ दीजिए साहब, आपके कोई पूर्वज वहां के नहीं है। अच्छा, सपना आपको हिंदी में आता है, अरबी में नहीं आता है, फारसी में नहीं आता है। फराज किदवई जी, ऐसा प्रश्न करके आप तो लिबर्टी दे रहे हैं फैज खान साहब जी को कि वो अपनी बात बहुत अच्छे से रख पाए। ऐसा सवाल कम से कम ना पूछें जिससे आप ही का पक्ष जो है वो कमजोर हो जाए। वारिस पठान जी, आपको चर्चा में ला रही हूँ, आप मुझे समझाइए भाई, इस बयान के आप क्या मायने देखते हैं? एक सलाह जो मोहन भागवत जी दे रहे हैं कि हिंदुओं को 3 बच्चे करने चाहिए और ये कि सबकी घर वापसी होगी लेकिन धीरे धीरे, इत्तेफाक रखेंगे इस फॉर्मूले से? देखिए, बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना ज़रूरी है। पहले शादी करिए, उसके बाद 3 नहीं, आप 10 बच्चे पैदा करिए। कौन रोकता है आपको? क्या देश में कोई कानून ऐसा बना है कि 4-5 बच्चे जो पैदा करेगा उसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी या उम्र कैद की सज़ा दे दी जाएगी? नहीं, तो कौन रोकता है आपको? आप 10 बच्चे पैदा किए, लेकिन आप ये सब बोल के मुसलमानों को बदनाम क्यों कर रहे हो कि मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है? अरे, उनकी जो महाराष्ट्र के अंदर एक मंत्री है, उन्होंने भी बीच में कहा था कि मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर रहा है। तब भी मैंने सवाल किया था कि मैडम जी, मुझे चलिए उस कपल से मिला दीजिए जिसने 19 बच्चे पैदा किया, मैं भी देखना चाहता हूँ। लेकिन सिर्फ बदनाम। अरे भाई साहब, डेटा वगैरह देख लो, मुसलमानों का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होता जा रहा है। कहाँ हो आप लोग? हाईएस्ट यूज ऑफ कॉन्डोम बाय मुस्लिम में डेटा बता रहा है, फिर भी इन लोगों को लेकिन झूठ फैलाना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है। तो इस तरह की बयानबाजी हमेशा से ये करते रहते हैं। मोहन भागवत को आदत पड़ गई है। अब इतने बच्चे पैदा करने की आप एडवाइस तो दे रहे हो, तो सब साथ साथ में बता दो ना, उनका खर्चा भी कौन उठाएगा? खाना पीना उनका कौन कराएगा? स्कूल की फीस जो आप लोगों ने इतनी आसमान तक पहुंचा दी है, वो स्कूल का खर्चा पानी कौन उठाएगा? जरा मोहन भागवत को बोलो, ये भी बता देना देश के सामने। अभी आरएसएस के जो लोग शादी भी नहीं करते तो कैसा बच्चा पैदा करेंगे? दूसरों को ज्ञान देना और खुद नहीं करना। वो महाराष्ट्र की लेडी जिसने ज्ञान दिया, उनके खुद के 2 बच्चे, और बोल रहे सब हमारे हिंदू बहनों को 10-10 बच्चे पैदा करो जाके। अरे, ये तो इनकी हकीकत बात है, ये तो इनका सत्य है प्राची जी। इनके पास कोई बोलने के लिए कुछ नहीं। बात नंबर 2, घर वापसी करो, पाकिस्तान भेज देंगे। क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई? किसी के बाप का है क्या भारत मुल्क? और सबसे बड़े कि मेरा ईमान क्या है मालूम, और सब जानते हैं दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हम सब आदम की औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान को आए, तो हम सब उनकी औलाद है। उसमें बार बार ये बोलना कि पाकिस्तान, जब वो बैठ के जो बोल रहे थे, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, भाई साहब, हम वो लोग हैं जो जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया 1947 में, और हमारे भारत देश के अंदर बाई बर्थ और बाई चॉइस रह रहे हैं। आपको जाना है, चले जाओ। जिन्ना की कब्र पे कौन गया था पता है? भेजने की कोई बात नहीं कर रहा है वारिस जी। और रही बात बच्चे वाले फॉर्मूले की, तो जो सलाह मोहन भागवत जी को दे रहे हैं या बाकी हिंदू नेताओं को दे रहे हैं, एक सलाह अपने नेता को भी दे दीजिए ना। यहाँ तो 3 बच्चे करने की सलाह दी गई है, आपके नेता तो 2 दर्जन बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे थे। शौकत अली साहब को तो जानते ही होंगे ना आप, वो तो बड़े मंच से ताली बजवा रहे थे, कह रहे थे 2 दर्जन बच्चे पैदा करें मुसलमान। उनको भी बता दीजिए कि शिक्षा कहां से दीजिएगा। उन्होंने किससे ले कहा? उनको सवाल तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई, उनके भाई जो है, उनके इतने बच्चे हैं, उनकी जो मदर है, उनके इतनी संतान है, जिसके पोता पर पोती सब हो चुके हैं।
तो कानून बना दो ना आप। मैं तो बोलता हूँ मोदी जी को बोलो कि जो भी 3 बच्चे से नहीं ज्यादा वारे पैदा जी, करेगा, 3 सबको बच्चे जेल में वाले डाल दिया फॉर्मूले जाएगा। पर आपको इसका देश गेम की ओवर। चिंता हो गई यहाँ थी। तो कोई कानून है नहीं ना। सुनिए ना वारे जी, 3 बच्चे वाले फॉर्मूले पर आपको हो गई थी देश बोलिए की चिंता। मुझे मेरे भाई देश की मुझे चिंता बड़ा नहीं अच्छा होगी तो लगा, कौन आपको करेगा शिक्षा यार, की ऐसे चिंता वाले। हो रही है, आपको देश की व्यवस्थाओं की चिंता बिल्कुल। हो रही है, लेकिन जब 24 बच्चे पैदा करने की सलाह आप मुसलमानों को देंगे जी। तब ये चिंताएं कहां चली जाती हैं भाई आपकी? तब क्यों नहीं कहते हैं आपकी सलाह गलत है, शौकत अली साहब पर हम कार्रवाई सुनिए करेंगे, ना। उन्होंने बयान अरे गलत जब दिया वो है? चीज- सुनिए प्राची जी, नहीं सीधे आप करेंगे। आप सबसे पहले एक काम करिए, महाराष्ट्र में जो वो लेडी है बीजेपी की, उनको भी जरा बोलिए कि आपके खिलाफ पहले कार्रवाई करेंगे हम, कि आपने हमारी हिंदू बहनों को क्यों सलाह दी 10-10 बच्चे पैदा करने की, 4-4-5-5 आपने बच्चे पैदा चिंताएं करने की। जताई, खुद मैंने के तो आपके आपसे 2 है। प्रश्न पहला पूछा, जरा उनके खिलाफ आप आपने एक्शन 3 बच्चों लीजिए, पर बाद चिंताएं में सोचिए। जताई, तो अरे वो तो 3 बताया बच्चों पर उन्होंने। 3 बच्चों पर आपकी चिंताएं गहरी हो जाती हैं, लेकिन चिंता 24 होती है बच्चे वाले ना। बयान पर आप इधर उधर जब वो- भागने लगते हैं वारिस जी। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। भाई 3 बच्चों का खर्चा ज्यादा होगा या 24 बच्चों का खर्चा ज्यादा होगा? उन्होंने जो बोला उन्होंने उस बयान पे ये कहा, एग्जाम्पल दिया उन्होंने। अगर देखो प्राची जी, मेरा ये मानना सक्षम है, आपका पार्टनर आपके साथ अगर कंसेंटिंग है, आपको लगता है कि आपको बच्चे पैदा करना चाहिए, आप खिला पिला सकते तो करिए। ये खाली बेकार मुसलमानों तो को फिर बदनाम करने वारिस के लिए भाई, क्यों करते हैं आप लोग भाई? ये गजब के फॉर्मूले हैं आपके वारिस पठान जी। 3 बच्चों पर आपको शिक्षा से लेकर देश की अर्थव्यवस्था की चिंता हो गई, लेकिन 24 बच्चों पर आपको दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या कंसेंट है इसकी चिंता हो गई। खैर विनोद बंसल जी, भाई वारिस पठान जी कह रहे हैं ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना है भाई। उन्होंने किस विषय में कहा वो देखना जरूरी है। ठीक है सर, विषय तो मुझे बिल्कुल पता है, वो ताली बजवा रहे किसी थे के बाप मंच की से। जागीर है क्या? भारत वो ताली बजवा रहे थे मंच से, विषय मुझे पता है, इंशाल्लाह भारत के अंदर विषय ही मुझे बनेगा पता तो है, वो दफनाया मंच भी से जाएगा। ताली बजवा रहे थे, भाई अच्छा लग रहा था, बर्तन सामने चॉइस से रह रहे वोटिंग हो रही थी। तो खैर विनोद बंसल जी जवाब दीजिए, भाई ऐसे बयानों का मतलब क्या है? विनोद बंसल जी, हमारा संविधान अधिकार देता है ना कि विनोद बंसल जी रहे और वारिस पठान जी रहे। बिल्कुल ठीक बात है, वो रहेंगे, इसी के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, इन्होंने जो कहा कि भाई वो जो AIMM के इनको जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो सरेआम जो भाषणबाजी कर रहे थे, और सिर्फ भाषणबाजी नहीं कहते, ये अभी प्रूफ मांग रहे थे ना जी, आपने जब प्रूफ दे दिया तो बैकफुट पा गए। उन्होंने तो सरेआम मन से कहा था ना कि मेरे 8 और मेरे भाई के जो 16 और मेरी जो दादी माँ है, वालदा है, उसके 72 युवा बच्चे हैं, और फिर कहते हैं प्रूफ दो। और कौन से प्रूफ चाहिए? नंबर 1। लेकिन कारण क्या है जी, जो अभी द केरला स्टोरी पार्ट 2 आई है ना जी, उसमें एक डायलॉग है, मेरा राशिद ऐसा नहीं है, मेरा राशिद ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल वही थ्योरी पर चल रहे हैं। आजकल हिंदू लड़कियों को फंसाना और उससे ये कहलवाना मेरा अयूब ऐसा नहीं है, ये इस तरह की थ्योरी चल रही है। आप देखिए, जिहाद, जनसंघ का जिहाद फैलाएंगे, लेकिन दोषी मोदी और संघ को बताएंगे, भागवत जी को बताएंगे। आप देखिए कि तुम जगह दो, हम जगाते रहेंगे, हम जो है ना कब्जाते रहेंगे, तुम कमाते रहो, हम खाते रहेंगे, तुम बनाते रहो, हम कब्जाते रहेंगे, तुम सुविधा दो, हम फिर भी घरे आते रहेंगे, तुम सुरक्षा दो, हम फिर भी हमले करते रहेंगे। ये इनकी थ्योरी है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, देश की तरफ लौटिए। जो घर वापसी की बात कही है, उन्होंने बड़ा क्लियर कट शब्दों में कहा है कि आप भटक गए, कोई बात नहीं, बाहर चले गए तो उनको वापस करनी चाहिए, उनको मूल की तरफ लौटना चाहिए। आप देखिए कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग, ये जो जिसको लोग समाजवादी पार्टी कहते हैं, उनके प्रवक्ता ने कहा, मैं कहता हूं अगर आप बात को सीरियस नहीं लेते, आपको डिबेट में नहीं आना चाहिए, डिबेट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक तरफ तो आदर करते हैं, दूसरी तरफ सीरियस नहीं लेते हैं, तीसरी तरफ जो है डिबेट में भी आते हैं, बयानबाजी भी करते हैं। अरे इस तरह की मतलब ये हरकतें ठीक नहीं है। और एक अधिवक्ता होने के नाते ये मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता लेकिन बैठे विनोद हैं, बंसल जी, उनको बड़ी कम से कम मासूमियत अपने से घर अंतर्मन में वापसी झांकना जैसा चाहिए। टर्म किस आपने तरह मुझे से समझा जिहाद फैला रहे दिया। हैं। सुनिए ना विनोद बंसल जी, बड़ी मासूमियत से घर वापसी की डेफिनेशन आपने मुझे समझा दी, लेकिन मोहन भागवत जी जो कह रहे थे, वो तो आपको पता है ना वो क्या कह रहे थे, कि इस देश का मुसलमान भी हिंदू ही है, उसके पूर्वजों की बात करें तो हिंदू ही है, घर वापसी होनी चाहिए लेकिन धीरे धीरे। मतलब समझाइए ना, इसका क्या है, बताइए ना। मेरा देश संविधान से चलेगा या जैसा आप चाहते हैं उससे चलेगा? बिल्कुल नहीं, संविधान, उन्होंने जो बातें कही हैं बिल्कुल संविधान सम्मत कही हैं, संविधान के तहत कही हैं। उन्होंने यही तो कहा कि भाई जो लोग भटक गए, किसी तरह से राह भूल गए, उनको वापस आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए भाई? जब वापस आओगे तभी तो फलस्तीन जिंदाबाद के नारे से परहेज करोगे, जब वापस आओगे तभी तो बम फोड़ना छोड़ोगे, जब वापस आओगे तभी तो इस भारत माँ को जय बोलोगे, जब वापस आओगे तभी तो वंदे मातरम की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, जब वापस आओगे तो देश समाज और धर्म की चिंता करोगे ना जी। बता दीजिए ना जब मुझे, वापस चलिए आओगे तो संविधान को ही आखिरकार कोट ये कर दीजिए। आपके अंदर से निकलेगी। करने के लिए बोल रहा है,
मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना मेरे को, किताब खोल के संविधान। मैं तो संवैधानिक कर रहा हूँ, संविधान कहाँ गया? मैं बात संवैधानिक कर रहा हूँ। मुझे सरसंघ चालक जी बोलते हैं तो असंवैधानिक कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। नहीं, मेरे को ज्ञान चाहिए, वो पाँच से निकल चुके हैं, ज्ञान चाहिए। जब पाँच से जब बाहर निकल जाते हैं तो पता लग जाता है। बताओ कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन मैं बीच में बोलता तो इनको मिर्ची लग जाती है मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता को। अब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में जरूर बोल रहा है, मेरी बात का जवाब नहीं देंगे। आखिरकार इनसे पार्टी के अध्यक्ष ने ये क्यों बोला था कि मेरे 8 हैं, मेरे भाई के 16 हैं, मेरी बालदा के 72। बंसल जी, उस सवाल का जवाब तो मैं वारिस पठान जी से ले लूंगी भाई, उस बात की चिंता मत करिए। क्या अर्थ है? ये जनसंख्या जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा? उस बात की चिंता आप मत करिए, उसका जवाब तो मैं वारिस पठान जी से ले लूंगी। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि संविधान में कहाँ लिखा है। सुनिए ना विनोद बंसल जी, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये संविधान में कहाँ लिखा है कि ये आप तय करेंगे कि किसको घर वापसी करनी है, कौन भटक गया है, किसको कौन सा धर्म फॉलो करना है, किसको कौन सा मजहब फॉलो करना है, कहाँ लिखा है? बताओ। बिल्कुल मैं बताता हूं। देखिए, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में साफ साफ लिखा हुआ है धर्मांतरण पर रोक होनी चाहिए। और मैं कहता हूं धर्मांतरण पर रोक आज तक 75 वर्षों में नहीं लग पाई, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों में धर्मांतरण पर रोक लगी है कि नहीं लगी। और अभी भी ये जो मुसलमान पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या उसकी कोख में से जन्मे जितने भी राजनेता राजनीतिक दल हैं, वो सारे के सारे धर्मांतरणकारी गैंग के साथ खड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पर मेरे SC ST बंधुओं का धर्मांतरण हो रहा है। सर, आपकी सारी चिंताएं थी कि ना धर्मांतरण रोकिए, लेकिन आप धर्मांतरण रोकिए, लेकिन अपना फैसला किसी पर थोपिए नहीं ना। सरकार से कहिए कि धर्मांतरण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए, लेकिन ये तो कम से कम मत करिए ना कि घर वापसी करिए, घर वापसी करिए। हम थोप नहीं रहे, हम तो निवेदन कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। ठीक भाई, जागरूक कर रहे हैं, ये बड़ी बात। जागरूक कर रहे हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ और जिहादियों के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं। जवाब ले लेती हूँ सर। मुमताज आलम रिजवी जी, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने की बात है। रुक जाए विनोद बंसल जी, एकता समानता का एक फॉर्मूला है। हमारे दो से भी नीचे रुक जाए विनोद बंसल जी, हिंदुस्तान के इतिहास के मुताबिक एक बातें हैं जो RSS प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं। दिक्कत क्या है भाई इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो कहा है, अगर सरकार सीरियसली ले रही है, हम सब सीरियसली ले रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि एक रेफरेंडम करवा लीजिए इस पे कि कितने बच्चे होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर सरकार को वाकई लगता है कि भागवत जी सही कह रहे हैं, तो एक स्कीम ले आए कि जिसके 3 बच्चे होंगे उनको हम सरकारी नौकरी देंगे, इसके साथ साथ घर देंगे और बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। ये सरकार ऐलान कर दे अगर सीरियसली नहीं ली, और अगर नहीं करती है तो इसका मतलब सीरियसली सरकार नहीं ले रही। नंबर 1। अब आ जाइए घर वापसी की बात आप कर रहे हो। जब घर वापसी कोई कर लेता है, नाम बदल लेता है, तो कहते हैं ये देखिए साहब नाम बदल करके जो है जिहाद कर रहा है। कलावा पहन ले तो उसे पीट देते हैं कि ये देखिए साहब कलावा पहन रहा है। हाँ, तो एक तरफ कहते हैं घर वापसी करो, दूसरी तरफ पिटाई करते हैं, उनको आने नहीं देते हैं, उनको मंदिर में नहीं जाने देते। आ जाए तीसरी चीज, अभी फैज खान साहब हमारे साथ मौजूद है। RSS में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है और बीजेपी में माइनॉरिटी मोर्चा है, ये दोनों में मुसलमान हैं। आज तक RSS और बीजेपी इन लोगों की घर वापसी क्यों नहीं कर पाई? घर से बाहर है क्यों नहीं? एक मिनट, नहीं एक मिनट रुक जाइए। आज भी ये फैज खान अपने चौथी नस्ल बताएं। नहीं, आप चौथी नस्ल बताइए कि आपके बाप दादा क्या थे, बताइए चौथी नस्ल क्या थे आपके बाप दादा? क्या थे आपके बाप दादा? खान लगाए बैठे हो, समझ गए? खान लगाए बैठे हो, बताओ क्या है तुम्हारे बाप दादा का नाम? फिलिस्तीन से क्या है बताइए? भारत माता की जय, यही मानसिक रूप से बाहर आप लोग हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। अब आप बोल के दिखाओ, आप ये बोल के दिखाओ, आप ये बोल के दिखाओ, अल्लाह अकबर, आप ये बोल के दिखाओ जो मैं बोला हूं। अल्लाह अकबर आप बोलो, अल्लाह अकबर आप बोलो, कलमा पढ़ो, आप बोलो पहले कलमा पढ़ो, और आप जय श्री राम बोलो, आप जय श्री राम बोलो। चौथी नस्ल कौन सी है? बात कर रहे हैं वहां पर मानसिक रूप से खान क्यों लगा? चौथी नस्ल बताओ, सऊदी अरब में करते हो, नस्ल बताओ, ईरान में करते हो, खान क्यों लगा? मिस्र में करते हो, युगांडा में करते हो, अरे और बता रहे घर वापसी होनी चाहिए। खान क्यों लगा? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक सदस्य अपने घर में है, लफ्ज खान हटाओ। अल्पसंख्यक मोर्चा का एक सदस्य अपने घर में है। मैं बताता हूं खान आता कहां से, मैं बताता हूं। आप क्या बताओगे कहां से आते हो? आपकी मानसिकता कहां से आती है मेरे को सब पता है। खानदान चंगेजी है, चंगेज खान
जिसको गाली देते हो अपने पूर्वज को गाली देते हो क्या? बिल्कुल देंगे। हाँ? चंगेज खां कौन था? तो नाम बदलो। कौन था चंगेज तो खां? नाम बदलो ना। चंगेज खां कौन था? मुसलमान था चंगेज खां? हमारे नहीं थे। हैं? मुसलमान था। खान मुसलमान था वो। खान थे। मुसलमान तो था। हटाओ खान अगर दम है तो। खान क्या है रमेश बताओ? लिखो, खान क्या है? राजेश लिखो। अरे सब लिखेंगे क्यों हम। नहीं लिखते हो? हम गुजर भी लिखते लिखो हैं, ना। हम चौहान भी अरे लिखते हैं, हम चौधरी भी लिखते हैं, हम असल भट्ट भी में लिखते हैं, घुसपैठिए और हो। हम भाटी भी लिखते हैं। घुसपैठिए हो। नहीं चलेगी तुम्हारी सुनो, ये मैं बता परिकल्पना। रहा हूं, पाकिस्तान ये क्यों नहीं घुसपैठिए गए हो, पता है? इस्लामिक तुम रिपब्लिक जिहादी ऑफ हो, इंडिया बनाना चाहते हो, तुम नहीं बनाने देंगे। तकैया करके जिन्होंने ले आरएसएस लिया में घुसे बैठे हो। हिंदुस्तान आरएसएस वालों किसी को के बाप समझना का पड़ेगा, नहीं है। सुन लो। जिनके जिसके आरएसएस बाप ने पाकिस्तान ले लिया, घुसपैठ उसके गया बाप है। का भी हिंदुस्तान वरना नहीं है, अब तक घर समझ वापसी गए? हो जाती। घर में हूँ। घर वापसी नहीं अपने हुई, घर में तो हूँ। समय फिर कौन घर में नहीं है? अब तो भारत माता कौन की क्या घर नहीं में बोल नहीं रहे हो? है? जय श्री राम नहीं बोल रहे? अरे ठेका ले रखा है। बिल्कुल ठेका ले रखा 10,000 है। रुपया भारत में रहना होगा, वंदे 10,000 मातरम कहना पाते हो। होगा। 10,000 भारत में पाते हो। रहना होगा, वंदे मातरम यही कहना 10,000 होगा। तुम्हारी सैलरी है। नहीं कहोगे ये बोलने वंदे के लिए, मातरम। बोलने बात कर रहे के हो लिए वहाँ पे। तुम 10,000 सैलरी पाते मैं हो। 10,000 लेता हूँ, हाँ? 20,000 लेता मैं हूँ। नहीं लेता। तुम्हारी तरफ मैं नहीं पाकिस्तान से लेता। नहीं लेता हूँ, समझ नहीं, गए? मैं नहीं लेता। चीन से नहीं लेता तुम हूँ, तुम्हारी लेते हो। तरह। आसिफ तुम उमर लेते का हो दलाल नहीं हूँ कि मैं। किसी से बुलवा बात दो, कर रहे हो वहाँ पर। 10,000 पा जाओ, ये बुलवा दो, इतने हजार पा अच्छा, जाओ। मुमताज जी, तुम्हारी तो पर्सनल से- नौकरी, हमारी तो है पर्सनल से नहीं। निकलकर हमारी तो पर्सनल से आस्था निकलकर है। मैं मूल मुद्दे पर आ जाऊं। एक बात मुझे आपकी बड़ी सही लगी और उस मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाह रही हूं, और उसका जवाब यहाँ जो ऑथेंटिक पर्सन है वही दे पाएगा। आरपी सिंह जी, आप ही देंगे जवाब। भाई मुमताज आलम रिजवी जी ने बड़ा सही कहा कि अगर आप एंडोर्स करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की बात को, और अगर आप चाहते हैं कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें, तो भाई सरकार में आप कर दीजिए ना मैंडेटरी। बयानबाजी करने से क्या होगा आरपी सिंह जी? प्राची जी, धन्यवाद मुझे डिबेट में लेने के लिए आखिर में। पर पहली बात तो जो जिन लोग यहाँ बैठे हैं, पहले वो हिंदू की जो डेफिनेशन कोर्ट की है 1995 की सुप्रीम कोर्ट की, उसको पढ़ लें और समझ लें, फिर बातचीत करें। हिंदू कोई मजहब नहीं। आदमी हिंदू अपनी संस्कृति से, अपने रहन सहन से हो सकता है, धर्म से हो सकता है, परंतु मजहब से वो मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकता है। ये बात बड़ी स्पष्ट समझनी चाहिए। और जितने मेरे यहाँ मित्र लोग बैठे हैं, मुमताज़ अली रिजवी साहब हो, फराद कदवई साहब हो, वारिस पठान साहब हो, सर शमशीर की नोक के चलते हुए बदले थे ना। 1.25 मन जनेऊ तोला जाता था, फिर बदले थे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तब मजबूरी थी, तब नहीं, हम बदले नहीं हैं। विनोद बंसल जी बैठे हैं, नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। टोका नहीं सर, आपको किसी को गद्दार सबको आराम से हो। सुना ना मैंने। हम अरे सर सुनो एक मिनट, मैंने सुना ना आराम से आपको, एक एक को नहीं, आप उसके ये बाद मत काउंटर करिए। करिए। आप इस तरीके से मत उसके कहिए। बाद काउंटर करिएगा, उसके ठीक है? बाद काउंटर कर लीजिएगा। आरपी शरीर सिंह जी, रहता है भारत देखिए में और आरपी सिंह इनका जी दिल बाहर रहता से है हैं, वहाँ आप बीच में बोलेंगे तो उनकी नहीं, बात नहीं, नहीं इस आ तरीके पाएगी। की वो नहीं, शांति से बात सुन आए रहे थे, तो बात अपनी वो करें, शांति पहले से जो सुन आपने रहे सवाल थे। किया तो उसका भाई वो जवाब शांति दें। से सुन रहे थे ना, रुक जाएं, अब उनकी बात का जवाब आने दें, फिर उसके बाद जितना चाहे उतना काउंटर कर लीजिएगा। बोले आरपी सिंह जी। और विनोद बंसल जी और आपके जो पूर्वज रहेंगे, उन्होंने रजिया देकर अपने आप को बचाया होगा। हम लोगों ने कुर्बानियां दी ना, गुरु तेग बहादुर जी ने, उनके छोटे बच्चों ने, उनके पोतों ने, सबने कुर्बानियां दी, तब जाकर दस्तार सजी, तब ये देश की इज्जत बची। तो इससे टीपू कोई बुराई सुल्तान नहीं ने है। भी कुर्बानी ठीक है, दी, बहादुर शाह आप- जफर ने मजबूरी बच्चों रही को थी, कुर्बानी उसने दी, मजबूरी सबने में आप लोगों कुर्बानी ने दी। कन्वर्ट कर लिया। बोल लेते बोले बोले आरपी बहादुर सिंह शाह जी। जफर को इस्लाम के नाम पे काटा गया था क्या? इस्लाम के नाम पे काटा गया था। भाई मतीदास जी को इस्लाम के नाम पर जिंदा जलाया गया था। भाई सतीदास जी को जिंदा उबाला गया था। भाई जाला जी को जिंदा जो उबाला गया था। भाई सतीदास जी को रूई के अंदर लपेट कर जिंदा जलाया गया था। बताइए ना, किसको बहादुर शाह ने कौन से बच्चों की कुर्बानी दी इस्लाम के नाम पर? इस्लाम के नाम पे बदला था ना देश के लोगों ने। नाम पे। तो इसलिए जो मूल बात है, इस देश का धर्म एक है, इस देश की विचारधारा एक है, इस देश की जीवन पद्धति एक है। उसमें अलग अलग धर्म के लोग, पंथ के लोग, अलग अलग मजहब के लोग हो सकते हैं। वो मजहब आपस में लड़े नहीं, अपने मूल धर्म की ओर वापस आए, इसकी चिंता करें। मैं अभी हाल में पंजाब में था, वहाँ पर एक पादरी कह रहे थे हमने 20% को कन्वर्ट कर दिया है। उनका नाम अभी भी वही है, परंतु वह कन्वर्ट हो चुके हैं। वो पादरी, उसका मैं लिंक आपको भेज दूंगा, सुन लीजिएगा। वो छाती ठोक कर कहते हैं हमने क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो लालच देकर शमशीर की नोक पर ये जो परिवर्तन करना मजहब का, भाई आपको देश की चिंता है, आपको देश के ताने बाने की चिंता है, आप लोगों को चिंता है कि कन्वर्जन हुए, दबाव बनाकर कहां किसका क्या मजहब बदल दिया गया, कौन सा धर्म बदल दिया गया। अब तो आप ही हैं ना प्रभु सरकार में। बयानबाजी करने से अच्छा है कि कुछ एक्शन लीजिए ना, फिर कुछ मैंडेटरी कर दीजिए। 3 बच्चों वाली बात अगर कही जा रही है तो करिए ना मैंडेटरी, या फिर मुझे अपनी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड बताइए भाई।
समाज में चेतना जागे, समाज में मैं एक मिनट आ रहा हूँ, समाज में चेतना जागे और चेतना जागने से फिर उसके बाद कानून आए तो अच्छा होता है। कानून पहले और बाद में समाज चेते तो गड़बड़ होती है। ये जो मोहन भागवत जी का बयान है वो समाज को चेता रहे हैं, समाज के अंदर चेतना जगा रहे हैं कि भैया हमको ये कष्ट है, इस कष्ट का ये निवारण है। अब वो सब उसमें जरा आज आप उसके चलते आप उसमें बहस भी कर रहे हैं। अब उसमें चलते हुए हमारे कई साथी जो यहाँ पर जिन्होंने जिनका मजहब बदल गया, सिंह जी, सरकारें बयानों के आधार पर नहीं चला करती हैं। आरपी सिंह जी, सरकारें इसलिए नहीं चुनी जाती हैं कि बयानों के आधार पर, बयानों के हिसाब से नहीं, अगर कष्ट है तो उस कष्ट का निवारण आप कीजिए ना। समाज में चेतना भी जगानी होती है। कह रहे हैं कि आप जो है कानून बना दीजिए, जगा रहे हैं। 3 बच्चे जिनके होंगे उन्हें घर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी और शिक्षा फ्री कर दी जाएगी। ये आप कर दीजिए ना। जब करेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। कानून बनाने की बारी है, तब आप बहुत आकर हाथ पैर मारेंगे। जब ये हो जाएगा, नहीं, हम हाथ पैर नहीं मारेंगे, कोई हाथ पैर नहीं मारेगा। आप कर दीजिए, नहीं तो एक रेफरेंडम करा लीजिए, एक रेफरेंडम करा लीजिए, एक रेफरेंडम करा लीजिए, लोगों की राय ले लीजिए कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, किस तरह। आप ये करवा लीजिए, कुछ तो करिए बुनियादी तौर पर। ये रेफरेंडम भी हो रहा है, ये आज रिजवी साहब 3 बच्चा कर लो, 4 बच्चा कर लो, कोई कुछ कर रहा है। हमारी जो बहस हो रही है, जो आपकी हमारी जो चर्चा हो रही है, जो प्राची जी आज चर्चा करा रही है, रेफरेंडम की ओर ही बढ़ रहा है मामला। अच्छा, रुक जाए। मुझे तो सिर्फ इतना जानना है रिजवी जी, फिर वारिस जी के पास जा रही हूँ मैं। मुझे सिर्फ इतना जानना है, ये जो 3 बच्चे वाले बयान की बात चल रही है, आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, सारी चीजों की बात कर रहे हैं, यानी आप एंडोर्स कर रहे हैं इस बयान को, आप इत्तेफाक रखते हैं ऐसा होना चाहिए भाई इस देश में? नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, होना चाहिए, बिल्कुल। अगर बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। सरकार और मुल्क अगर उसके लिए ये हो रहा है, कानून बन रहा है कि 3 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, सुनिए 3 बच्चे, हम ये नहीं कह रहे, एक मिनट, 3 बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी, मेरे 8 इसके अलावा वहाँ बच्चों के फ्री एजुकेशन मिलेगी और घर मिलेगा। कर दीजिए 3। अरे हम रेफरेंडम करने लाए थे, हमने अपने कोई इसको कबूल कर एक साथ ना बोले। आरपी सिंह जी रुक जाए भाई, फिर तो विवाद ही खत्म हो गया। विनोद बंसल जी, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यहाँ रिजवी जी खड़े होकर मेरे शो पर कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले आइए कानून, हम समर्थन करेंगे। अरे प्राची जी, आप इनके चाल चरित्र चेहरे को नहीं जानते। बदलने वाले गिरगिट हैं ये, बिल्कुल आपको पता है। भाई हमारे 2 बच्चे हैं, कुछ और कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद प्रैक्टिकल तौर पे हमारे 2 बच्चे हैं। बंसल जी बता दूं आपको, इनको पूछिए आपके कितने बच्चे हैं बंसल जी? आपके कितने बच्चे हैं? पार्टी के आपके कितने बच्चे हैं बंसल जी? आप बताइए, आप कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, एक मिनट, अरे मुझे इतने अरे भाई कितने बच्चे में ये बता दीजिए। नहीं, हमें कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं। ये आपके कितने बच्चे हैं? अगली बार पर्सनल बायोडेटा लेकर आना है क्या? नहीं, कमाल हो गया। सही लग रहा है, संघ का प्रचारक कमाल हो गया। कोई गलत बात कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए, फिर बाकी मैं मान भी बोले। विनोद बंसल जी जल्दी बता रहा हूँ भाई, रिजवी जी कोई गलत बात नहीं कह रहे, वो आपके समर्थन में खड़े हैं, बस उनको चाहिए एक मुहर, कानूनी दस्तावेज, सरकार का एक आदेश। अभी मौका है, सरकार का आदेश चाहिए भाई उनको। मोहर नहीं। प्राची जी, आपने सीरियसली नहीं समझा इनको। इन्होंने कहा पहले लालच दो तो हम 3 बच्चे पैदा करेंगे। ये देखिए, अरे मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूं, लालच क्या है? लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान पार्टी का जो अध्यक्ष है वो क्या कह रहा था, मेरे 8, मेरे भाई के 16, मेरी बालदा के 72 और बाकी लोगों के क्या, हम 2, हमारे 2 दर्जन। भाई वो इतने सीरियस होते तो आज पूरे देश में उनकी हुकूमत होती, मुसलमान उनको सपोर्ट करता है। आपको भी पता है, या फिर डंडे के आ रहे हैं। इनको चाहिए या तो कानून बना दो तो मानेंगे, मतलब आप उनसे मुकाबला कर रहे हो। सुविधाएं मेरे को कुछ लालच दे दो तो वो ये कर रहे हैं तो आप भी करोगे। चलिए वारिस जी को ले आती हूँ चर्चा में, जिनके नेता की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। क्या तमाशा है वारिस जी, यहाँ 2 तरीके देखिए आपकी पार्टी के नेता को लेकर, एक है जिनको आपत्ति है और एक है मुमताज आलम रिजवी जी, जो सीरियसली नहीं लेते हैं भाई आपके नेता को। नहीं, वो कौन से नेता है? क्या ये तालियां बटोरने वाला सिस्टम है सिर्फ? कौन से क्या वो कौन? सुनिए, वो सीरियस भी लेंगे, सब होगा। अभी एक मैं सुन रहा था कि वो फैज गला फाड़ के बोल रहे थे अभी कि भारत देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना ही होगा।
अब चिल्ला रहे थे, मैंने देखा गले की नस वस फट रही थी। अब मैं पूछता हूं तो संविधान ने आर्टिकल 25 अरे भाई, सामने वाले को भी फाड़ना पड़े उसको जरूर फाड़ेंगे, लेकिन वतन से गद्दारी नहीं करने देंगे। इंडियन आर्मी ने खोपड़ियां फाड़ी ना आतंकियों की। इंडियन आर्मी और पुलिस अपना काम करेगी। सुनिए तो सही, किसी के देखिए, बाप देखिए, का इस तरह की हिंदुस्तान बात नहीं है, नहीं लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है। बात करते हो भाई, अच्छा, समझ बोलने गए? दें, बोलने जनरल दें, मुनीर के बोलने आदमी दें। हो। इंडियन आर्मी है हमारी, खोलेगी जनरल खोपड़ी, मुनीर के आदमी फाड़ेगी हो सबको। तुम। बोलने दें सर, बोलने दें। कौन बोलिए कहाँ का है, बोलिए कैसा वारिस है, भाई, रुक मैं जाए। तमीज वारिस से जी को बात बोलने करता हूँ। मैं वारिस भाई बोलता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ। ये वारिस पठान, प्राची जी। बोले बोले मैं वारिस जी तमीज से बोले। बोलता हूँ, आदरणीय रुक प्राची जाए, जी बोलता रुक हूँ। जाए, फैज खान जी रुक जाए, बोले वारिस जी। बहुत शुक्रिया। अरे अपन डिबेट कर रहे हैं, मेरे आप दुश्मन नहीं है, मैं अपना विचारिक मतभेद है फैज भाई। सुनिए मेरी बात। आपने क्या बोला कि वंदे मातरम जो नहीं बोला उसको देश में रहने नहीं दिया जाएगा, देश में रहना तो बोलना ही पड़ेगा। तो मैंने संविधान का आर्टिकल 25 की बात करी जो राइट ऑफ प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है, 19 की मैंने बात करी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, उस हिसाब से मैं मेरा प्रैक्टिस करूंगा, जिसके अंदर अगर वंदे इस्लाम में मातरम कोई- आपको कहाँ से अगर नहीं मानते तो अधिकार नहीं मिलेगा सर। अपनी नहीं पेट बोलूंगा, खुद नहीं दोगे तो बाद में दूसरे तो को सुनिए, नहीं मिलेगा। सुनिए, बीच में बोल के डिबेट खराब मत करिए। अगर समझ लीजिए, अगर समझो ना बात तो समझो, मैं तो संविधान के दायरे में रख के अपनी बात कर रहा हूं। अगर खुदा ना, मैं तो संविधान में रहकर अपनी बात कर रहा हूं, अगर नहीं बोला मैंने, संविधान अगर का रोकता है आपको क्या करोगे, वंदे मेरे को मातरम गोली कहने मार से? देंगे, जहाँ आपको फांसी पे कहा- चढ़ा आपका देंगे। धर्म का अरे सारे संविधान मुसलमानों में को एक फंडामेंटल साथ ड्यूटीज भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। डालेंगे। ये पूछो क्या कि सर करेंगे? अनुच्छेद में नहीं पता, इनको अनुच्छेद तक नहीं पता कि कर्तव्य कहाँ है। जो कर्तव्य का पालन जय नहीं करता भीम, उसको जय अधिकार नहीं दिया भारत, जाएगा। जय संविधान। एक एक करके सर, हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, किसी बाजार में नहीं है, किसी मछली बाजार में नहीं है। प्लीज रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, एक एक करके बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये होड़ नहीं कि कोई एक बोल रहा है तो दूसरा भी बोलेगा, सब अपनी बारी का इंतजार प्राची जी। करें। बोलें वारिस जी। देखो देखो, एक बात बोलता हूं, सबको घबराहट हो जाती है, कितना डर खौफ पड़ जाता है कि एक साथ आ जाते। नहीं, 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 वारिस भाई, फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में बताइए ना। वो गलत पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट आपने बहुत कहा। में कहा मुझे लिखा है मेरा कि वंदे religion मातरम practice नहीं वारिस भाई सलाम अलैकुम। और आप- डर अच्छा है, डरो, फंडामेंटल ड्यूटी किस मेरे से आर्टिकल डरना भी में चाहिए तुम लोगों को। खोल के देखिए ना, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है वंदे मातरम कहना है। लोगों को डरना भी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है। आप लोग फंडामेंटल राइट के आगे पढ़ते ही नहीं है। क्लियर बात करेगा। आर्टिकल अब जवाब तो 51 दो का- मेरे भाई। अरे भाई साहब, जवाब तो दो। अगर मैंने नहीं बोला, फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में है मेरे भाई? उसमें लिखा है वंदे मातरम भी बोलना है, भारत माता की जय भी बोलना है। कितनी बार बता चुका हूं, अनुच्छेद 51 का बिंदु खा में लिखा है वंदे मातरम बोलना आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। जब तक आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करोगे, अपना खाया हुआ बर्तन खुद नहीं धोगे, तो अगली बार खाने का अधिकार नहीं मिलेगा। पहले ड्यूटी पूरी करो, पहले देश को साफ रखो, दिमाग को साफ रखो, तब राइट मिलेंगे। आपको सुबह में बोलो 100 मरतबा, वारिस भाई बोलो 100 मरतबा, वारिस भाई, आपको बोलो 100 मरतबा। संविधान एक में तस्वीर लेके मौलिक बैठ जाओ, कर्तव्य फिर भी है, रात पता दिन है बोलो। आपको। मैं आपको रोक खाली रहा हूं मौलिक क्या? अधिकार नहीं आपका है। ईमान आपके साथ है, मेरा ईमान मेरे साथ है। आप आपकी कब्र में जाएंगे, मैं मेरी कब्र में फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में बताइए ना। गर्दन पकड़ूंगा बराबर, टाइट, ऐसा टाइट टाइट। अरे भाई, मेरे को जहां जाना है मैं चला जाऊंगा, ठीक है। फंडामेंटल, अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है के लिए मेरे फंडामेंटल ये सिर्फ किया। प्राची जी, राम जी को मानती है, मैंने आपको नमस्ते किया है, सिर्फ है इनकी नजर में। ये लोग क्या बात करते हैं, वीडियो देखो। किसी को हैप्पी होली नहीं बोलना, किसी को हैप्पी दिवाली नहीं बोलना, दिवाली की मिठाई नहीं खाना, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। ये सिर्फ है, ये सब इनकी नजर में सिर्फ है। फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में पूछिए। जितनी बातें चल रही है उसी का एक रास्ता है। वारिस जी, वारिस जी, फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में है? नहीं मिलेगा राइट इनको। फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मानोगे तो राइट भी नहीं मिलेगा, खत्म बात। फैज खान खाली जी, राइट चाहिए। फैज खान जी एक सेकंड रुकें। वारिस पठान जी, इन्हीं तमाम विवादों का रास्ता ढूंढने की कोशिश। हाँ, वारिस पठान फंडामेंटल जी, ड्यूटी माननी पड़ेगी। मेरे बाप का राज है ये, है ना। आसिफ मुनीर का राज नहीं चलेगा, मेरे वालिद का राज है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है, जो कह रहा है कि तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा, वंदे मातरम का, भारत माता की जय का सम्मान करना पड़ेगा। अच्छा, ये फैज खान जी फंडामेंटल ड्यूटीज फैज खान जी रुकें, फैज खान जी, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात फैज कहती है खान जी, फंडामेंटल फैज खान ड्यूटी। जी, फैज खान बम बांध जी, के 72 फैज खान जी, फैज खान
एग्रीमेंट जी, ये देश संविधान से चलता है, किसी की मनमानी से नहीं चलता। अरे तो 51 क्या है? किसी की मनमानी से नहीं चलता है। कल को आप कुछ कहेंगे, वारिस जी कुछ कहेंगे या मैं कुछ कहूंगी, उससे देश नहीं चलता है। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा हर एक की स्वतंत्रता से, हर एक की मजहबी की स्वतंत्रता से। तो प्लीज हम किसी पे कोई बात थोप नहीं रहे। मैं वारिस जी आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, वारिस जी सुन तो लें। अरे वंदे मातरम से थोड़ा आगे तो निकले, वंदे मातरम से थोड़ा आगे तो निकले। मानसिक स्थिति का इलाज वारिस जी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और ये मेरी मांग भी है। अभी मानसिक रूप से विक्षिप्त हुए, आउट ऑफ द माइंड हुए, थोड़े दिन में आउट ऑफ द कंट्री हो जाओगे, देखना। वारिस जी, इसी का एक उपाय है, इसी का एक ऑप्शन है, इसी का एक उपाय है जिस पर मोहन भागवत जी बार बार बात करते हैं। वो तो कह रहे हैं बहस खत्म हो जाएगी ना, धीरे धीरे घर वापसी होगी तो बहस ही खत्म हो जाएगी, जो बहस अभी हम और आप कर रहे हैं। तो बहस खत्म करने का ये सही तरीका है कि नहीं? अरे उन्होंने तो एक दिन बोला सबका डीएनए सेम है, तो बहस खत्म हुई क्या? सबका डीएनए सेम है उन्होंने बोल दिया था। अरे ये बहस बनाई किस लिए प्राची जी, आप लोगों ने पता है आपको? एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए। एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया हरदीप पुरी का, नरेंद्र मोदी का, अनिल अंबानी का, इतना बड़ा भूचाल मच गया देश में। बाद में ट्रेड डील हो गया जिसमें हमारे किसानों को नुकसान होने वाला है। तो वो सब एप्स्टीन फाइल से ध्यान बिल्कुल ठीक है वारिस जी, इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि अपने नेताओं को बोलिए कि करेक्ट सिर्फ एप्स्टीन फाइल पर बात करें, फिर दो दर्जन वाले बच्चों की बात करके तालियां ना बटोरें। जब इतनी ही चिंता आपको देश की है तो सिर्फ उन्हीं मसलों पर बात करें जिनकी आपको चिंता है, फिर तालियां ना बटोरें जनता के बीच में जाकर। उनको भी एप्स्टीन फाइल ही समझाएं। अगर आपको इतनी ही चिंता है देश की, और ये दो तरफा बातें नहीं चलेंगी, या दो नाव में पैर नहीं रखने दूंगी, ये दो चेहरे नहीं रखने दूंगी आपको वारिस जी। अगर आपको इतनी चिंता है तो अपने एक एक नेता को सिखाइए कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर बात करें, मुद्दे से इतर बात ना करें। वारिस जी, डिबेट में आकर सिर्फ चिंता करने की क्या जरूरत है? अपने नेताओं को समझाइए, बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग सेशन दीजिए। फराज किदवई जी, हमारे नेता को सिखाने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं सर, मैं तो बिल्कुल नहीं सिखा रही। दरअसल आप एक सलाह दे रहे थे तो मैंने भी आपको एक सलाह दे दी, उस सलाह को आप मान लीजिए। अरे अरे सर सुनिए वारिस जी, आप बहुत चिंतित है ना ऐसे मसलों को लेकर, तो ऐसे मसलों पर ही चर्चा किया करें। अपने नेताओं को समझाइए कि जब भी बोले तो एप्स्टीन फाइल पर ही बोले, ये 2 दर्जन बच्चों वाली बहस पर ना बोले। रुक जाए फराज किदवई जी, इतनी शर्मनाक बात। फराज किदवई जी, सामाजिक ताने बाने का एक ढांचा है जिसे ठीक करने की बात की जा रही है बार बार। रुक जाए वारिस जी, रुक जाए। एप्स्टीन का आप समर्थन कर रहे हो? अरे रुक जाए वारिस जी, रुक जाए। प्राची जी, कहां से कहां आपको जाना है मुझे पता है, मुझे पता था डिबेट के अंत में जाते जाते आप इधर जरूर आएंगे। बोले फराज जी, बोले थोड़ा डाउन करें। फाइनली तो घर ही जाना है। जी 2020-21 में जिस पीआईएल का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें भारत सरकार ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग के लिए मना कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात आरपी सिंह जी से मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आरपी सिंह जी, आपको पता है अभी आपने बात की, उसमें कोई दो राय नहीं। आपके जो पूर्वज हैं वो लड़े, बिल्कुल इस देश की आजादी के लिए लड़े, उन्होंने बलिदान दिया, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन दूसरों के पूर्वजों को आप जो है वो बिल्कुल भी गिराया मत करिए, क्योंकि आपको पता है कि झांसी की रानी के तोपखाने के कमांडर कौन थे? गुलाम गौस खान। सुनते जाइएगा, 4 जून 1858 को फिरंगियों और ग्वालियर के जो सिंधिया थे, अरे सुनिए तो, ग्वालियर के जो सिंधियाज थे, उनके खिलाफ झांसी की रानी जब लड़ रही थी तो उनके साथ उनके मुस्लिम कमांडर थे। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये सब समाजवादी के कार्यालय में कहना चाहता हूं कि घर वापसी की शुरुआत, अरे इसको गुंडे को चुप कराइए। घर वापसी की शुरुआत शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, समाजवादी पार्टी का दानिश अंसारी, इन 4 लोगों से शुरुआत करवाइए, बाकी फिर हम इसका समर्थन कर देंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती फराज किदवई जी, जिन लोगों का आपने नाम लिया, क्या उनके योगदान को, क्या उनके बलिदान को ये देश झुटलाता है? नहीं ना। यहाँ तो बाबर की क्रूरता पर बात होती है तो आप चले जाते हैं उन योद्धाओं पर जिनको पूरा देश एडमायर करता है। भाई पूरा देश एडमायर करता है, आपको बार बार याद क्यों दिलाना पड़ता है?
पड़ता है। वहां अन्याय और अत्याचार की बात आरपी सिंह जी कर रहे थे, इस्लाम के नाम पर जो काटा गया उसकी बात कर रहे थे, लेकिन आप दूसरी जगह पर डिबेट लेकर चले जाते हैं। किसने झुटलाया? जितने भी नाम आपने लिए किसने झुटलाया? मेरे डिबेट में एक एक शख्स इस बात पर हामी भरेगा कि आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके नाम पर बाबर की क्रूरता को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जी विनोद बंसल जी, कौन कर रहा है जस्टिफाई? आप कर रहे हो जस्टिफाई, और क्या? आपको जरूरत क्या थी सर? मुख्तार अंसारी और अतीक को बचाने के लिए सहारा ले रहे हो, हवलदार अब्दुल हमीद का सहारा ले रहे हो, गुलाम गुसाई का, इब्राहिम खान गार्दी का। आपसे ज्यादा नाम हमें पता है, और सारे नाम संघ कार्यालय में पढ़ाए जाते हैं, समझ गए? आपके समाजवादी पार्टी के कार्यालय में राष्ट्रवादी मुसलमानों की एक भी किताब हो तो बताओ। हमने कल ही विमोचन किया राष्ट्रवादी मुसलमानों का इतिहास, जरा नेट में सर्च करके देख लेना, और उसमें सारे नाम लिखे हैं। इब्राहिम खान गार्दी कर रहे हो ये बताओ। मुसलमान लफ्ज क्यों इस्तेमाल, वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों? क्या राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं होते? मुसलमान अपना खून नहीं देता इस देश के लिए, मुसलमान बलिदान नहीं देते अपने देश के लिए। क्या फालतू बात करते हो? सब हिंदू हैं, आप दिल मिला गए। सब हिंदू, मुख्तार सब हिंदू क्यों कहते हो? और अमीन जमाई, नाम बदल दो, उनका नाम बदल दो, घर वापसी हो ये सब आपके लिए आदर्श मुसलमान है। आगे चलते हैं, हमने हवलदार अब्दुल हमीद की पुस्तक छापी है, तुमने देखा नहीं किसी को? घर वापसी करो मेरे भाई, कंफ्यूज हो? घर में वापस है। सुनो अरे भाई कैसे? अच्छा चलिए क्या क्या फार्मूला बताइए, अपने देश फार्मूले बताइए, नहीं बोल सकता, चलिए फार्मूले बताइए, फैन भी बताए और कंसर्न भी बताए, हमें फार्मूले बताइए घर वापसी का, उससे ज्यादा फार्मूले बताइए, कोई नहीं हो सकता। फार्मूले बताइए घर वापसी का। फिर वो है अरे जो फार्मूले बताओ, बोले, फार्मूले बताओ, खलीस आदमी वो है, फार्मूले बताओ घर वापसी का। की जय नहीं बोले, बताओ, अपने दादा का नाम तो बता नहीं सके। अरे बता रहा हूँ ना, बताओ दादा, पहले भारत माता की जय बोलो, दादा का नाम, दादा का नाम बताऊंगा, दादा का नाम, पहले भारत माता की जय बोलो। Who are you? Who are you? Who are you? तुम्हें क्यों बताऊंगा? ये हमारा ही डायलॉग था जो बहुत पॉपुलर हुआ है। पॉपुलर हुआ बोलो, Who are you भी तुम्हारा हो गया। बिल्कुल। चलो अब दादा का नाम बताओ। ऐसे लोग हैं जिनको अपने दादा का नाम नहीं पता। आपका कौन है दादा? आपका कौन है बताओ? Who are you? Who are you जो कह रहे हो? अंग्रेजों की संतान हो क्या तुम? अंग्रेजी को अपनी भाषा कह रहे हो? तफज्जुल हुसैन, और शर्मानी चाहिए आपको, इमाम अली, शर्मानी चाहिए आपको। अच्छा रुके, मुमताज आलम रिजवी, भारी मेरे नाना का नाम सुन लो, मौलाना इनायत फैजी। हम 8वें इमाम थे, इमाम अली रज़ा से। सुनो मेरे नाना का नाम मौलाना इनायत फैजी है, जिनके नाम से मेरा नाम अच्छा रुके, मुमताज आलम रिजवी, मुमताज आलम सब पे भारी है, कन्वर्टेड है, समझ गए? आज के बाद कन्वर्टेड न कहना अपने मौलाना आप इनायत को। फैजी मेरे नाना का नाम है। आज के बाद कन्वर्टेड अपने आप को न अरे कहना ख्वाजा कि हमारे जो मोइनुद्दीन अजमेरी के हाथों तुम्हारे भी दादा कन्वर्ट हुए थे, तो खान कैसे लग गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के हाथों तुम्हारे भी दादा कन्वर्ट हुए थे, या तो बाबर ने दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, रहमतुल्लाह निजामुद्दीन और खान का लक़ब कहां से मिला बताओ? बताओ, मुगलों ने दिया क्या? खान मुगलों ने दिया, आरएसएस ने दिया, आरएसएस ने दिया, मुगलों ने दिया, खान किसने दिया? आज साबित करो, खान किसने दिया? आरएसएस ने दिया कि मुगलों ने दिया? पूछा मुमताज जी, आपने एक फॉर्मूला पूछा, आपने एक फॉर्मूला पूछा, उसका जवाब ले लूं जल्दी से विनोद बंसल जी। भाई वो फॉर्मूला जानना चाह रहे हैं, घर वापसी का कोई फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है आपने, या सिर्फ बयानबाजी और नैरेटिव ही सेट हो रहा है? कुछ नहीं है, डब्बा है। बोले बोले बंसल जी, नहीं बोल पाएंगे, डब्बा है जी, फॉर्मूला बिल्कुल तैयार। देखिए फॉर्मूला आपने उल्लेख किया, मैं तो संविधान ढूंढ डाला। ये अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे। बोलने दें, अरे बोलने दें, फॉर्मूला जानना चाह रहे हैं तो जान ले। विनोद बंसल जी की आवाज है, बोले विनोद बंसल जी। सबसे पहले फराज की दुआई की मानसिक वापसी कराएंगे, चाहते हैं और लोगों को दबाना चाहते हैं डिबेट के अंदर। स्टूडियो में बैठ करके और डिबेट को हाईजैक करना इनकी प्रवृत्ति रही है हमेशा से। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अरे बताइए फार्मूला ना, फार्मूला बताइए, क्या फार्मूला है? रखी है ना जी, क्या फार्मूला? अरे भारत माता की जय बोलो, पहला फार्मूला तो यही है। अरे चुप रहो, बैठो तुम, पैसे देंगे अगर भारत कोई माता की जय नहीं बोल चलिए, मेरे पास इतना ही समय था, मैं आप सबको बीच में रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।